अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, जो खबर आ रही है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान की अदालतों के लिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस मुल्क के लिए कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है। चूंकि अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर आमने सामने आ गई हैं और हमने पिछले 48 घंटों में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हुए देखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ पर इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ने का इल्ज़ाम लगाया। फिर उसके बाद फैसल, ये जो वाडा हैं, वो मैदान में आते हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ ऐसी बातें की जिससे इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से रिएक्शन आना एक कुदरती अमल था। फिर एमक्यूएम भी मैदान में आई। उन्होंने शहरियत पर तनकीद की कि दोहरी शहरियत जज क्यों रखते हैं, जब कुर्सी पर बैठकर आम आदमी की और रुकने पार्लियामेंट की जो रुकनीत है उसे मुअत्तल किया जा सकता है कि जनाब ये दोहरी शहरियत का मालिक था, तो फिर इनकी दोहरी शहरियत किस तरह से क्वेश्चनेबल नहीं है। कामरान टेसूरी साहब मैदान में आए, उन्होंने भी तनकीद की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। ये तनकीद, और फिर ओन चौधरी वो भी आए जी, उन्होंने भी तकरीर की है। अब ओन चौधरी साहब का भी सियासत में वो समझते हैं कि कोई इतना कद बन गया है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फिर उस हवाले से बात करें, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे पाकिस्तान के टेलीविजन ने लाइव भी दिखाया। राय साहब, जो पगड़ियां उछालने का मामला था और पगड़ियां उछालकर फुटबॉल बनाने का मामला था, ये नोट हुआ है। और अतर मलिल्ला साहब ने कहा कि जो प्रॉक्सी किसी और की हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जजेस को धमकियां दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये बदतमीजी है और वाकई जो कुछ हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तौहीन हुई। और फिर राय साहब, इसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जब पूरी कौम देख रही थी कि जजों के हवाले से कोई इनका दिफा करने के लिए आएगा, तो एकदम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जागी, आज खुद नोटिस हो गया। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर समाअत करने जा रही है। 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है चीफ जस्टिस की सरबराही में। राय साहब, ये क्यों हो रहा है? इस्टेब्लिशमेंट के पास जिस तरह से जजेस की मुदाखलत का मामला था, अब ऑप्शंस जो हैं वो सियासतदानों के जरिए ही अपना मौकिफ सामने रखने वाली बात हमें नजर आ रही है, या ये जंग मजीद जो है डिवीजन नजर आ रही है और जंग ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मुकदमा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पर तौहीन अदालत की कार्रवाई पाकिस्तान की हसास एजेंसीज के हवाले से जो है वो इनिशिएट किया गया और मजीद कार्रवाइयां भी हो रही हैं। और फिर राय साहब, इसी अदालत में एक जज साहब ने, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, एजेंसीज के लोगों को अपने कमरे अदालत से निकलने के लिए कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है और ये जंग हमें किसी अंजाम तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि ये जंग जो है मजीद हालात खराब होंगे और हालात खराब हो रहे हैं और इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं राय साहब? ये जंग कितनी देर और जारी रहेगी? सीज फायर होगा या नहीं होगा? देखिए आशमी साहब, इसके अंदर 3 बड़ी खबरें छुपी हुई हैं, इनको पढ़ने की जरूरत है। नंबर 1, अगर इस्टेब्लिशमेंट को ओन चौधरी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की जरूरत पड़ गई है, ओन चौधरी के जरिए जो पाकिस्तान की सियासी मैवर और सियासी मंजरनामे में जिनकी कोई हैसियत नहीं है, और मुस्तफ़ा कमाल जिनको वज़ीर आला सिंध बनाने के लिए इससे पिछले दौर में इंपोर्ट किया गया था, जिनके मुतल्लिक ये मीम्स बने कि एक नीम हवास बाख्ता शख्स खुद को वज़ीर आला कहता है, अगरचे वो अपनी नशिस्त भी हार गया। तो मुस्तफ़ा कमाल के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है और ओन चौधरी के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, तो इससे अच्छा ये है कि रिस्पेक्टेबल वे में इमरान खान साहब के साथ सुलह कर ली जाए, इमरान खान साहब को सुलह का पैगाम भिजवा दिया जाए, जो बाय द वे भिजवाया भी जा रहा है। लेकिन ज़्यादा रिस्पेक्टेबल वेज मौजूद हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, बजाय इसके कि ओन चौधरी जैसे करेक्टर्स के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के इस्टेब्लिशमेंट अपने ऊपर और तनकीद करवा ले। अब हाशमी साहब, इसके अंदर जो दूसरी बड़ी खबर है वो खबर यह है कि अगर
जस्टिस बाबर सत्तार ने ये लफ्ज गलत इस्तेमाल किया है कि मुझे ये कहा गया कि आप बैक ऑफ कर जाएं, इस केस से पीछे हट जाएं। तो ओन चौधरी तो कोई ना जिरगा है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई फैसला करने वाली पंचायत है। तो इसका हल क्या था कि यह बताया जाए कि आईएसआई ने जस्टिस बाबर सत्तार को यह पैगाम पहुंचाया या नहीं। इसका आसान हल यह था कि आईएसआई इस मामले में फरीक बन जाती। वो एक केस लेकर चले जाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आईएसआई कौमी सलामती का एक इदारा है, जस्टिस बाबर सत्तार ने बेबुनियाद इल्जाम आयद किया। जस्टिस बाबर सत्तार इसके शवाहिद पेश करें कि इनको किसने कहा, जस्टिस बाबर सत्तार को, कि आप इस केस से बैक ऑफ कर दें। आप इस केस में फरीक तो नहीं बन रहे, जस्टिस बाबर सत्तार को गलत नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे कि हमने जस्टिस बाबर सत्तार को ये पैगाम नहीं पहुंचाया। आप ऐसे करेक्टर्स के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। और सबसे बड़ी जो एक थॉट प्रोवोकिंग चीज होनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि नून लीग का एक भी, वैसे तो नून लीग अब एक इलाकाई से भी एक गली मोहल्ले की जमात रह गई है जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन चले इनके माजी के किसी बड़े रहनुमा ने भी आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कोई एक ऐसा बंदा नून लीग के अंदर आपको नहीं मिला कि जिसकी बात कुछ 4 लोग सुन लेते, जिनके ऊपर आपने इतना एहसान किया, जिनको आउट ऑफ वे जाकर आपने इलेक्शन जितवाया। वो तो इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही है इसके मजे ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद हो, एस्टैब्लिशमेंट मजीद प्रेशर में आए और नून लीग जो पहली बेतहाशा फेवर ले चुकी है एस्टैब्लिशमेंट से, वो मजीद फेवर्स भी ले। तो हाशमी साहब, सबको पता है अतर मिनल्ला ने जो कहा कि फैसल वाउडा किसी की प्रॉक्सी, सबको पता है कि उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉक्सी के तौर पर ये जज साहिबान की पगड़ियां उछालने की बात कर रहे हैं, पगड़ियों को रोंदने की बात कर रहे हैं अपने जज साहिबान की। और दूसरी जानिब जस्टिस फायज ईसा ये कहते हैं, ये जानते बूझते हुए भी, यानी ये मुझे, आपको, पाकिस्तान के तमाम सहाफियों को और आम लोगों को भी पता है, खुद राना सनाउल्लाह कैमरे के ऊपर गवाही दे चुके हैं कि फैसल वाउडा को एस्टैब्लिशमेंट ने सेनेटर बनवाया और वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो जस्टिस फायज ईसा को क्या नहीं पता था कि ये खुली मुदाखलत हो रही है? ये एस्टैब्लिशमेंट जो है, उन्होंने पता क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मुझ पर प्रॉक्सी का इल्जाम लगाएंगे तो आपको फिर सबूत भी देना पड़ेंगे। राय साहब, अतर मिर्ला आप सबूत नहीं देंगे तो फिर क्या अतर मिर्ला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? ये फैसल वाउडा से पूछे पहले कि आपकी तो कोई जमात भी नहीं है, आप तो नून लीग के प्लेटफॉर्म से या पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से तो सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़े, तो आपको किसने वोट डलवाया? आप क्या लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं? इमरान खान साहब ने इतना शऊर दे दिया है लोगों को कि 1 मिनट में पता चल जाता है कि आप कहां से बोल रहे हैं। आपको जिन लोगों ने सेनेटर बनवाया है आप उन्हीं के वहां पर बोल रहे हैं। ये तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या बेवकूफाना बातें कर रहे हैं ये भी। और जस्टिस फायद ईसा जो ये कहते हैं मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हो रही, क्या उनको नहीं पता होगा? पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि सेनेटर फैसल वाउडा किसके वहां पर पगड़ियां उछालने की बात कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसके कहने पर हो रही हैं। और फिर क्या उनको नहीं पता? नहीं, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फैसल वाडा ने, राय साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा 34 स्क्रीन के ऊपर लाइव बयाक मुआवजा फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और उन्होंने कहा कि बहुत हो गई, अब आप पगड़ियां उछालेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राय साहब, किसकी पगड़ी? फैसल वाडा की पगड़ी उछाली थी। फैसल वाडा की पगड़ी का मुझे नहीं पता कि वो है भी कि नहीं जो उछाली जाएगी। फैसल वाडा ने, अब इसके पीछे रैशनल क्या है? किसी न किसी की तो नुमाइंदगी कर रहे होंगे जो कहा अतर मिर्ला ने कि प्रॉक्सी हैं, और अब वो कह रहे हैं कि सबूत दो कि केड़ी पे प्रॉक्सी है। कहा अच्छा, वो इतने बेवकूफ़ी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साथ आईएसआई का नाम भी लेते रहे कि देखिए आईएसआई तो दिफाई इदारा है, आप हमारी पगड़ियां उछालेंगे। यानी वो ये जाहिर करते रहे कि मैं आईएसआई के नुमाइंदे के तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। अब इसके अंदर जो एक बड़ा अहम नुक्ता है, मिसाल के तौर पर 1 मिनट के लिए अज्यूम कर लें हमारे व्यूअर्स, ये अज्यूम कर लें, मैं भी अज्यूम कर लेता हूं, हाशमी साहब आप भी अज्यूम कर लें कि हम एस्टैब्लिशमेंट हैं
हम सब इस्टेब्लिशमेंट हैं और हमने नून लीग को इलेक्शन जितवाया आउट ऑफ वे जाकर। इस वक्त नून लीग हमें धमका भी रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान, पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, हर तरफ से हमें तनकीद का सामना है। इसके बावजूद कि हमने बतौर इस्टेब्लिशमेंट नून लीग पर इतने एहसानात किए कि 87% अवाम किसी और तरफ खड़ी हो गई है। अवाम की तरफ से भी हमें तनकीद का सामना है, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी तनकीद का सामना है, इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से भी तंजीमों की तरफ से भी तनकीद का सामना है। तो फिर इस पूरी सूरत हाल में जो हमारे व्यूअर्स खुद को इस्टेब्लिशमेंट तस्वुर करें, मैं और आप, तो हम ये तो सोचेंगे ना कि हमने क्या हासिल किया इससे। सिर्फ शरीफ खानदान को मुसल्लत करने के लिए हमने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया, और वही शरीफ खानदान इतना एहसान फरामोश है कि वो इस नाजुक मौके पर हमें और धमका रहा है ताकि हमसे और फेवर ले सके। पहले मेरा एक सवाल रहा साहब, सवाल ये कि जब फैसल वाडा पेश होंगे, उन्होंने कहा जी मैं तो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा, जो मैंने कहा है मैं इसके ऊपर कायम हूं, और चीफ जस्टिस जो है बहुत ही, मुझे खुशी है कि मैं एक ईमानतदार चीफ जस्टिस के सामने पेश हो रहा हूं। अच्छा, पहले तो कौम को ये बता दें कि ये जो मुदाखलत कह रहे थे कि मेरे दौर में नहीं हुई, 2 खत लिखे जा चुके हैं और दोनों खतों में बताया गया कि मुदाखलत हुई है और किस तरह से हो रही है, ये भी बता दिया कि बैक ऑफ, और जिसका जिक्र आपने भी किया। राजा साहब पेश होकर वो क्या माफी मांगेंगे, माफी कबूल कर ली जाएगी, या फिर काजी साहब कहेंगे अच्छा चलो अच्छे बच्चों की तरह जाओ, यहां से आइंदा ना करना? देखें, एक तो ये जो फैसल वाउडा है ये बड़ी बारीक वारदात डालते हैं। ये जब जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, आपको याद होगा जब इनकी नायली का मामला सामने आने वाला था तो ये फूलों का गुलदस्ता लेकर चले गए थे, और फिर उन्होंने उनका जो डैम फंड था उसके अंदर उनको खुश करने के लिए ये कहा कि मैं आपको अतिया भी दे रहा हूं ताकि किसी तरीके से मैं नायली से बच सकूं। अब चूंकि इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फैज ईसा सिर्फ एक जज है जो कि इनको इस तोइने अदालत से बचा सकते हैं, बाकी सारे जज तो तारीख के दुरुस्त सिरे पे खड़े हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह भी कहने वाले कहते हैं कि शायद उनको यह भी ज़हन में आया कि जस्टिस फैज ईसा उनका और दीगर जज साहिबान का चीफ जस्टिस बनने का हक मारने के लिए एक्सटेंशन लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन बहरहाल किसी मजबूरी के तहत ही जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं ये तारीख के दुरुस्त सिरे पर खड़े हो गए। तो इस वक्त जो फैसल वाउडा जैसे करेक्टर हैं, इस्टेब्लिशमेंट और मुस्तफ़ा कमाल जैसे करेक्टर और मरियम नवाज, इनको सिर्फ जस्टिस फैज ईसा से उम्मीद है कि ये शायद हमें बचा लें, लेकिन जस्टिस फैज ईसा भी अब इनको बचाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आप देखें कि जस्टिस जमाल मंदोखेल, अगरचे उन्हें इस 3 रुकनी बेंच में शामिल नहीं किया गया, लेकिन जमाल मंदोखेल साहब ने भी ये कहा कि एक सेनेटर ने जो अदलिया के जज हैं उनकी पगड़ियां उछालने की बात की है। तो जस्टिस फैज ईसा अकेले रह गए हैं पूरी सुप्रीम कोर्ट में। इस कदर उन्होंने अपने मनसब के साथ बददियांती का और तासुब का मुजाहरा किया है कि वो अकेले रह गए। आपको लगता है यही है वजह है कि जो लोग, अगर अतर महिला इस बेंच पे होते और काजी साहब और फिर मंदोखेल साहब, तो राज साहब क्या फिर बेंच होना था, फिर इनके कड़ाके निकल जाते। लेकिन आई डोंट नो, जस्टिस इरफान सादत हैं, इसके बाद जस्टिस नईम अख्तर हैं जो इस बेंच का हिस्सा हैं, वो क्या कहते हैं। लेकिन राज साहब मैं ना कुछ जो बातें फैसल वाडा ने कही हैं ये बड़ी मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि जब कोई कहता है ना कि देखें जी दोहरी शहरियत, हमने तो, इन्होंने क्या किया, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि बारीक वारदात, इन्होंने पहले काम ये राज साहब किया है कि इन्होंने खत लिखा, और ये खत था रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। उन्होंने कहा जी कि मुझे जस्टिस बाबर सत्तार साहब की दोहरी शहरियत के हवाले से बताएं कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। राइट टू इंफॉर्मेशन उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया। फिर ये चले गए खत लिखने के बाद टेलीविजन की स्क्रीन पर, वहां पर बैठ के इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे 15 दिन हो गए हैं, कोई मुझे बताने वाला नहीं है कि इन 15 दिनों में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि बाबर सत्तार साहब की दोहरी शहरियत और ये कैसे। अच्छा, फिर इन्होंने दोबारा रुख किया और टीवी का, और उससे पहले रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको जवाब दे दिया। उसमें पूरा लिखा हुआ है कि दोहरी शहरियत के हवाले से अतर महिला साहब को ये बात पहले पता थी, और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बात, इसका तस्करा भी हुआ, और फिर इसके बाद इन्हें क्लीन चिट दी गई। राय साहब मैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 17-18 साल हो गए
प्रदेश के अंदर, और ये इमिग्रेशन के चक्कर में सारी उम्र गुजर गई। अच्छा, सियासतदान पता क्या करते हैं, आपने अक्सर पाकिस्तान में फैशन सुना होगा कि हमने चूंकि सियासत में हिस्सा लेना है तो हम अपनी शहरियत को खत्म कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा, कई सियासतदान पाकिस्तान चले गए, राजा वो अपने पासपोर्ट को सरेंडर कर देते हैं लेकिन ILR को, इंडेफिनेट लीव को सरेंडर नहीं करते। और जब आप सरेंडर नहीं करते तो इसका मतलब ये होता है कि आप कभी भी वापस आकर दोबारा से जो आपकी नेशनैलिटी है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ILR और ग्रीन कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आपके पास नेशनैलिटी है, आपके राइट्स, वोटिंग राइट्स नहीं होते। और फिर जब आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, आपको वो राइट्स नहीं मिलते जो किसी ब्रिटिश सिटीजन के या फिर अमेरिकन सिटीजन के होते हैं। लेकिन यहां पर वाबेला जो मचाया जा रहा है कि जनाब देखिए दोहरी शहरियत, सब दोहरी शहरियत तो नहीं है इनकी। और ग्रीन कार्ड जो था उसको डिक्लेयर किया गया, तो फिर ये क्यों हंगामा बरपा है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये कैसे होगा कि आपके लिए शराब जो है वो हलाल है, हमारे लिए हराम है। हराम शराब तो वैसे ही हराम है। और ये इन्होंने शराब का जिक्र किया। फिर भुट्टो साहब के मामले पर क्या और किसी को सजा दी? आसिफ जरदारी को 14 साल सजा हुई, कोई पूछने वाला नहीं था। बानी PTI की चलती हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता, रोटी, मेट्रो, हर चीज पर स्टे ऑर्डर हो जाता है। मसला यहां पर यह कि अगर बानी PTI, जिसका ये नाम नहीं लेते थे, पहले तो खान साहब को लेने के लिए एयरपोर्ट भी जाया करते थे। वो विजुअल्स आज भी मेरे याददाश्त पे जो है वो नक्श हैं, जब खान साहब ने इनकी तारीफ की थी कि मैं तुम्हें टेलीविजन पर बोलता देखा, बहुत अच्छा बोलते हो। तो राय साहब ये बोलते ही अच्छा है कि इनके फैक्ट्स एंड फिगर भी कोई ठीक करेगा कि इमरान खान की बानी PTI की जो हुकूमत, जिनको ये बानी PTI इमरान खान नहीं कह रहे, बानी PTI कह रहे हैं, जिनकी हुकूमत को गिराया गया, वो किसने गिराई थी? जिनकी ये तरफदारियां कर रहे हैं जनरल बाजवा, शायद इनको मालूम नहीं है या इन्होंने उस अपना जो जहन है उस तरफ की चलाने की कोशिश नहीं करते, और वहां पे इन्होंने रुकावट लगाई हुई है जहां से आवाज आती है कि इमरान खान की हुकूमत किसने कराई है। देखें हाशमी साहब, ये तो कौम के धुतकारे हुए करेक्टर हैं। अगर इनकी कोई 1% भी पॉलिटिकल स्टैंडिंग होती तो ये इलेक्शन में खड़े हो जाते। इनको पता होता कि इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया हुआ है PTI को हराने के लिए, तो मुझे ये नशिस्त इस्टेब्लिशमेंट जितवा देगी। लेकिन उसके बावजूद ये कॉन्फिडेंट नहीं थे। इनको पता था कि मैं इबरत का निशान बन जाऊंगा, इसलिए इन्होंने GHQ की गोद में बैठकर सेनेटर बनने का फैसला कर लिया। तो अब अगर मेरिट पर फैसला होता है, जिस तरीके के जस्टिस अतर मिल्ला ने रिमार्क्स दिए, मेरिट पर फैसला तो ये होना चाहिए कि इनके ऊपर बराह रास्त तौहीन अदालत लगे, ये नायल भी हों। और अगर इनको नायल नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये होगा कि जस्टिस फायज ईसा ने जानबूझकर ऑन पर्पस जस्टिस अतर मिल्ला, जिन्होंने पगड़ियां उछालने की बात की। और बाय द वे इसके अंदर एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस वक्त जस्टिस अतर मिल्ला ने यह बात शुरू की कि आपकी प्रॉक्सी यानी अटॉर्नी जनरल आपकी प्रॉक्सी जजों की पगड़ियां उछालने की बात कर रही है, तो जस्टिस फायज ईसा ने इस मामले से तवज्जो हटाने के लिए नैब के प्रोसिक्यूटर से रिपोर्ट्स मांगना शुरू कर दी, नैब तरामीम के हवाले से, ताकि इस मामले पर बात ना हो। तो अगर फैसल वाउडा को नायल नहीं किया जाता तो इसका मतलब यह होगा कि जस्टिस फायज ईसा ने एक मरतबा फिर अदालती बदनीयती पर मबनी ये बेंच बनाया और इसमें जस्टिस अतर मिल्ला को शामिल नहीं किया गया। अच्छा साहब, ये दूसरी खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सजा सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा है। और वो शायर फरहाद अली शाह की गुमशुदगी के केस की समाअत कर रहे थे, और अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस फरहाद अली शाह को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। पुलिस हकाम ने अदालत को बताया कि घर के बाहर से अगवा कर ले गए, बड़ी गाड़ी थी जो पीछे से खुली थी। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि बात डाले वाली ही है डाले वाली बात मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कर रहे हैं। SSP ऑपरेशंस ने अदालत को बताया कि जियो फेंसिंग हो गई है, मौके से फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं आपको अभी बता दूं कि फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे ही नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर ये भी कहा कि फिर वक्त आ गया है कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी कमांडर, सेक्टर कमांडर ISI जाती हैसियत में पेश हों। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि जितने लोग गायब होते हैं इसका इल्ज़ाम एक ही इदारे पर क्यों जाता है। नामालूम अफराद के पास इतनी सलाहियत है कि 24 घंटे में सबक याद कराकर भिजवा देते हैं। जबरी गुमशुदगियों के जुर्म पर सजा सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। राय साहब, ये आग नहीं अब ठंडी होनी,
जबरी गुमशुदगियां, इसको किसी तरह भी जो है इसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। एक रियासत है, उसका एक कानून है, और उस कानून के मातहत चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठा हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर किसी ने कोई आइन या कानून या कोई ऐसी काम किया जिसकी उसके सज़ा बनती है, तो उसके खिलाफ पर्चा आप दर्ज करें, उसे अदालतों में पेश किया जाए, और फिर उसके बाद उसके मुताबिक यानी कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर आए साहब, जबरी गुमशुदगियों का जिस तरफ मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो बात कही है, आपको राय साहब क्या लगता है? ये जो एक जंग शुरू हो चुकी है, मैं इसको ना लड़ाई से आगे देख रहा हूँ, एक जंग है, क्योंकि दोनों तरफ से जोर लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ये है कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ के प्यार करने वालों को, और जिनसे उनकी प्यार की पींगे चढ़ी हैं पिछले कुछ महीनों में हमने, और देखा कि जिस तरह वो पाकिस्तान से गए और फिर वापस आए, अब मामलात ऐसा लगता है कि अदालतें उनके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। और जब आप कहते हैं ना कि कमांडर, सेक्टर कमांडर, क्यों ना सेक्टर कमांडर को वापस को बुलाया जाए, ये अल्फाज है ना उनके कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्टर कमांडर ISI जाती हैसियत में पेश हों। अब राय साहब, इसके बाद क्या रह जाएगा? ये अदालत जो है ना, इससे पहले भी जो बाबर सत्तार साहब थे, उन्होंने भी कहा कि पूछा जाए कि जो दरखास्त मेरे खिलाफ दी गई है, क्या आप इससे अलग हो जाएं? तो ये किसके कहने पर सब कुछ हुआ? तो मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि उलझता हुआ नजर आ रहा। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर एक तहरीक चलेगी, और ये तहरीक जो है वो पाकिस्तान की वकला बरादरी चलाएगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होगी, और फिर एक तरफ वकला होंगे। ये मामला खत्म इस तरह होंगे, या फिर किसी बड़े साने की तरफ हम बढ़े? ISI के मुतल्लिक 3 खबरों के 3 जुमले पढ़ लें तो एक बड़ी खबर इसके अंदर से निकल आती है। एक तो जस्टिस जहांगीरी, जिन्होंने ये कहा कि आज के बाद ISI के एहलकारों का मेरी अदालत के अंदर दाखिला बंद है, आज के बाद ये मेरी अदालत के अंदर नहीं आएंगे और इनको अदालत से निकाला जाएगा। दूसरा, ये जस्टिस बाबर सत्तार का ये कहना कि ISI के टॉप ऑफिशियल ने मुझे बैक ऑफ करने के लिए कहा, और जस्टिस मोहसिन अख्तर का ये कहना कि ये वर्दी वाले या बगैर वर्दी वाले, यानी ISI के वर्दी वाले या बगैर वर्दी वाले, यही अगवा करते हैं, और उसके बाद इतना धमका देते हैं कि जब कोई मुगवी वापस घर जाता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि अब आप इस पर मजीद बात ना करें, उल्टा ये सिस्टम इनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब हाशमी साहब, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के जो जज साहिबान ने कहा तीसरा फिक्रा कि जब हमने ISI के कहने पर उनके सियासी फैसले उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं दिए, तो हमें अफगानिस्तान के नंबरों से कॉल करके ISI के लोगों ने धमकाया। ये ISI के मुतल्लिक 4 जुमले सुनना मेरे लिए, आपके लिए, हर पाकिस्तानी के लिए कितने तकलीफ दे हैं। कोई भी पाकिस्तानी ISI के लिए, जो हमारी पहली दिफाई लाइन कहलाती है, जिसको कहा जाता है कि पहली दिफाई लाइन, कोई भी ISI के मुतल्लिक इस तरह के जुमले जो कि हेडलाइंस में शामिल हो रहे हैं, जिनके ऊपर तज्जिए हो रहे हैं, जिनके ऊपर इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं, जिनके ऊपर 2100 वीलॉग्स हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हामी जो वीलॉगर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ISI के ऑफिशियल्स पर इल्ज़ाम लग गया। इस यहाँ तक के कुछ टाउट सहाफ़ी जो कि नादान दोस्त के तौर पर काम करते हैं, वो भी ये कहते हैं, ट्वीट करते हैं तो ये कहते हैं कि ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, यानी ISI हर जगह पर हाईलाइट हो रही है। तो मेरा सवाल ये है कि हर किसी के लिए ये तकलीफदेह होता है कि अपनी फौज और अपनी ISI के मुतल्लिक इस तरह के जुमले सुनने को मिले, लेकिन ये जुमले सुनने को क्यों मिल रहे? ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत सिर्फ इसलिए आई कि शरीफ खानदान के हक में फैसले लेने हैं अदालतों से। ये नौबत सिर्फ इसलिए आई कि शरीफ खानदान के हक में इलेक्शन मैनेज करना है। ये नौबत सिर्फ इसलिए आई कि शरीफ खानदान को रिलीफ दिलवाने के लिए, और इमरान खान साहब जो शरीफ खानदान के सियासी हरीफ थे, इमरान खान साहब कोई फौज के सियासी हरीफ तो नहीं थे। फौज तो इमरान खान साहब की, मेरी, आपकी, हर पाकिस्तानी की है। कोई मैं और आप या पाकिस्तानी अपनी फौज के हरीफ तो नहीं हो सकते। तो हरीफ तो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान था, लेकिन फौज ने और ISI ने
इमरान खान साहब के खिलाफ जो ये इकदाम किए, तो आईएसआई को क्या फायदा हुआ, फौज को क्या फायदा हुआ, जो इतनी तनकीद हो रही है? आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने 4 जुमले कहे हैं, जो मैंने दोहराए हैं, जो मेरे अपने जुमले नहीं है जज साहिबान के, इनमें से कोई एक अदालत भी ऐसी है, एक अदालत भी, जिसमें शरीफ खानदान पर तनकीद हो रही हो, नवाज शरीफ पर तनकीद हो रही हो, शहबाज शरीफ पर तनकीद हो रही हो? यानी ये जो कुछ आईएसआई को और फौजी क्यादत को जो कुछ सुनना पड़ रहा है, ये इस वजह से सुनना पड़ रहा है कि शरीफ खानदान को इलेक्शन जितवाया गया और इमरान खान साहब को शरीफ खानदान के लिए जेलों में डाला गया। लेकिन शरीफ खानदान तो इक्तदार के मजे लूट रहा है, खामोशी से बैठा हुआ है, फौज के दिफा में भी सामने नहीं आ रहा, उल्टा फौज को धमका कर इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके मजीद फेवर ले रहा है। तो फिर आईएसआई ने और एस्टैब्लिशमेंट ने या फौज ने क्या हासिल किया? ये मैं कहता हूं कि मैं, आप और हमारे व्यूअर्स अज्यूम करें कि अगर हम फौज होते, हम एस्टैब्लिशमेंट होते, हमने फैसले करने होते, तो हम तो सोचते, रात को नींद ना आती कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। हमने क्या फायदा हासिल किया कि हर अखबार में, हर वेबसाइट पर, हर अदालत में, हर इंटरनेशनल मीडिया, हर आलमी इदारा हम पर तनकीद कर रहा है। और क्यों तनकीद कर रहा है? ये इसलिए अभी भी वक्त है कि इस पॉइंट को रिकंसिडर किया जाना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि आईएसआई के मुतल्लिक बड़े सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन किसकी पैदा करता है, इसकी रूट कॉज तक जाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अभी ये फैसल वाउडा का जो केस है, इसके अंदर आप देखेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक, आईएसआई के मुतल्लिक कितने रिमार्क्स आएंगे। ये जो जस्टिस बाबर सत्तार को ये कहा गया कि हमने तो सिर्फ ऑफ कैमरा ब्रीफिंग के लिए कहा था, जस्टिस बाबर सत्तार के साथ ये जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस जहांगीरी, ये हो सकता है कि कोई और शायद भी मंजर आम पे ले आए। तो बजाय इसके कि इस वक्त जज साहिबान से लड़ा जाए, अपनी जो पॉलिसी है जिसकी वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, मैं अगेन कहता हूं कि ये बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है, ये नहीं होना चाहिए था, तो उस पॉलिसी को रिवाइज कर लें, ये देख लें कि ये क्यों हो रहा है। और आज भी वक्त है, एक आप कह लें खामोशी से इन मामला से अलग हो जाएं, सियासी मामला से अलग हो जाएं। इमरान खान साहब के मुतल्लिक अदालतें जो फैसले देना चाहती हैं वो उनको देने दिए जाएं, और इसी तरह इलेक्शन का जो मैंडेट चुराया गया है, इस मैंडेट के हवाले से जो पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है मेरिट के ऊपर, वो मिलने दें। तो ये इसका वे आउट है, वरना ये हाशमी साहब तनकीद बढ़ती जाएगी और ये हो ही नहीं सकता कि 87% अवाम एक तरफ खड़े हो जाएं, किसी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट दूसरी जानिब खड़ी हो जाए, या खुदा ना खास्ता ये इस किस्म की सूरत हाल में हमने मिडल ईस्ट में देखी है, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ना फौज जीतती है, ना कोई लीडर जीतता है, मुल्क हार जाता है। तो मुल्क को हारने से बचाने के लिए 87% अवाम के खिलाफ आप नहीं जा सकते, इसलिए जरूरी है कि इमरान खान साहब को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, अदालतों को आजादी से फैसले करने दिए जाए, फौज अपने आईनी किरदार की जानिब वापस चली जाए। राय साहब, खान साहब की क्योंकि आपने बात की, एक तस्वीर हलचल मचा दी उसने, और एक तस्वीर सब पर भारी कहे, और एक तस्वीर ने पूरे निज़ाम को हिजड़ा बना दिया। मैंने तो इस पूरे सारा दिन जो मैंने विजुअल्स देखे और उसके बाद जिस तरह से तबसरे हुए, तो मेरे पास तो राय साहब एक यही जुमला रह गया है। अच्छा, खान साहब की तस्वीर के बाद इतना तूफान आया, आपके सामने है, और जिसने तस्वीर लीक की, इंक्वायरी हो गई है शुरू, और बताया जा रहा है कि कोई क्लर्क है जिसे इन्होंने पकड़ा भी है, और उसके ऊपर पूछा भी जा रहा है कि उसने किसके कहने पर ये तस्वीर जो है वो रिलीज की। और फिर राय साहब ये तस्वीर पाकिस्तान से बाहर किसी अकाउंट से ट्वीट की गई, और फिर जंगल की आग की तरह लाखों लोगों ने इसे रीट्वीट किया, और लोगों ने तो इस तस्वीर को देखने के बाद सदका दिया है राय साहब, और सदका शौकत खानम को दिया। और तकरीबन 285 दिनों के बाद इमरान खान की तस्वीर कौम के सामने, हशाश बशाश थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही थी कि बहुत प्रेशर उनके ऊपर आया, लेकिन इसके बावजूद वो खड़े हैं, और ये सब कुछ वो पाकिस्तान की कौम के लिए कर रहे हैं। राय साहब, मैं तो एक तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये तस्वीर के हवाले से और इसका पाकिस्तान की मौजूदा सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर क्विकली कमेंट कर दें। और फिर एक दूसरी चीज़, आज खान साहब की मुलाकात हुई है, और ये पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। शिबली फराज, सेनेटर आजम सवाती, तैमूर मलिक और कर्नल रिटायर्ड एजाज मिनहाज साहब जो हैं वो जेल में इमरान खान साहब से मिले,
और उन्होंने शिबली फराज साहब ने खान साहब से गिला ये किया कि हम आपके हुक्म के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, लेकिन हमें पार्टी के अंदर से गद्दार कहा जा रहा है। और खान साहब ने फिर उनको, इमरान खान को मशवरा दिया गया कि आप तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले रहनुमाओं को तलब करें ताकि हम अपने अंदरूनी मसाइल ख़त्म करके असल इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो दे रहा है। ऐसा बड़ी माकूल सी एक वजह है और बिल्कुल ठीक कहा गया है खान साहब की तरफ से और शिबली फराज साहब की तरफ से कि जो रिस्पॉन्सिबल है उनको बुलाया जाए। और इस पर खान साहब ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि किसने कुर्बानियां दी और कौन किसके साथ मिला हुआ है। सदाकत अब्बासी जैसे लोगों पर जो तशद्दुद हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। राजा पिछले हफ्ते ना शानदाना गुलजार को भी बुलाया गया था, लेकिन वो गई नहीं थी और अब दोबारा उन्हें बुलाया गया। लेकिन देयर आर एक्चुअली रिफ्ट्स बिटवीन द पार्टी, जिसका नुकसान पार्टी को हो रहा है। राय साहब देखिए, सबसे पहले तो एक तस्वीर के मामले पर हैरत अंगेज बात यह है और एक दिलचस्प फिगर भी आया कि सुप्रीम कोर्ट का जो यूट्यूब चैनल है, इसके 12,000 कुल मिलाकर सब्सक्राइबर थे और क्योंकि इसके ऊपर बराह रास्त नशर की जाती थी मुकदमात की जो समात है, और इसमें चूंकि कई मुकदमात पीटीआई से जुड़े हुए थे तो ये 12,000 सब्सक्राइबर था। जब ये इतला आई कि इमरान खान साहब वीडियो लिंक पर लाइव होंगे और यूट्यूब पर वो देखा जा सकेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो आधे घंटे के अंदर 12,000 से 75,000 जो है ये सब्सक्राइबर हो गया। चले, ये इमरान खान साहब की जानिब से जस्टिस फायज ईसा एक तोहफे के तौर पर कबूल करें कि अब उनको 75,000 सब्सक्राइबर जो है मिल गए हैं। शायद कुछ और लोग उनको देखें जो उनको ज़ाती तशहीर का शौक भी है। अब जो इन्होंने जस्टिस फायज ईसा ने इस्टेब्लिशमेंट के खौफ से इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करवाई, हालांकि हर मुकदमा वो लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे थे उसकी पीटीवी पर भी और इसी तरह यूट्यूब पर भी, तो ये जो बंद करवाई इसका तो उल्टा नुकसान हो गया। यानी अगर इमरान खान साहब ये गालबन 2 घंटे 29 मिनट तक ये समात हुई है और इमरान खान साहब की एक तस्वीर जब सामने आई तो ये एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन गई। उसके ऊपर जस्टिस फायज ईसा की अपनी, आप ये कह लें कि एक नाक़िस हिकमत अमली या अपना जो ज़ाती बुग़्ज़ है, उसकी वजह से ये बड़ी हेडलाइन इसलिए बन गई कि इसकी तहकीकात शुरू करवा दी गई कि इमरान खान साहब की तस्वीर कैसे बाहर आ गई। इमरान खान साहब की तस्वीरें तो हर मोबाइल में, हर टैब में, हर टीवी में, हर रोज़ यूट्यूब के वीलॉग्स में, टीवी पर करोड़ों दफ़ा जो है वो हर घर के, यानी कि एक हाउस होल्ड, एक आप कह लें कि इस तरह की वो अलामती हैसियत अख्तियार कर गए। तो उनकी एक तस्वीर पर इतना औदम मचाया जस्टिस फायज ईसा की अदालत ने और फिर ये शरीफ खानदान ने कि इमरान खान साहब की ये तस्वीर एक मज़ामत की अलामत बनकर पूरी दुनिया के मीडिया की हेडलाइन और पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन बन गई, वीलॉग्स की हेडलाइन भी बन गई। तो इससे अच्छा ये था कि आप इमरान खान साहब को ये लाइव स्ट्रीमिंग होने देते। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, कितनी दफ़ा आपने इस केस में बुलाना था, लेकिन जानबूझकर ये जो सप्रेस करने की कोशिश की गई, इसका एक काउंटर जो है वो आप कह लें कि एक इफेक्ट सामने आया और इससे नुकसान हो गया। लेकिन ये एक तस्वीर पूरी रियासत पर आप देखें कि भारी साबित हुई है कि एक तस्वीर से ये पूरा निज़ाम लरज़ गया। तो इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, इमरान खान साहब जब तकरीरें करेंगे, इमरान खान साहब जब लाइव लोगों से मुखातिब होंगे, तो उस वक्त फिर इस निज़ाम का क्या बनेगा। ये निज़ाम तो पहले ही जो ज़मीन बोस हो चुका है, उसके बाद तो ये ज़मीन के अंदर दफन हो जाएगा। तो ये खौफ था कि इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनकर जस्टिस फायज ईसा ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होने दी और अब लोगों को धमकाया जा रहा है कि इसकी तहकीकात करेंगे। इमरान खान साहब क्या कोई मतलूब दहशतगर्द हैं कि उनकी तस्वीर सामने आ गई है, तो ये तस्वीर क्यों सामने आई है। अच्छा, फिर जस्टिस फायज ईसा ने एक और जो बदनीयती का मुजाहरा किया है, इस तारतन मैं कह रहा हूं कि 2 घंटे 29 मिनट आपने इमरान खान साहब को बिठाया जानबूझकर, 1 सेकंड के लिए भी इमरान खान साहब को बोलने का मौका नहीं दिया। जब इमरान खान साहब को बोलने का मौका नहीं दिया, ये उन्होंने अपनी जाती तस्कीन के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़े ऑफिस में एक बहुत छोटा शख्स बैठ गया, बहुत बड़ा ऑफिस है, उसके अंदर एक बोने कद का शख्स जो है वो बैठ गया। ये लोग कहते हैं, इनके फैन क्लब के जो साफी हैं वो खुद ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने 2 घंटे 29 मिनट खान साहब को बिठाई रखा, तो खान साहब को वीडियो लिंक पर बिठाने की जरूरत क्या थी। अगर
उनसे आर्गुमेंट नहीं करवाना था या उनका आर्गुमेंट नहीं सुनना था। उनको बुलाया तो इसलिए गया था ना कि वो दलाइल देंगे, जानबूझ के अपनी अहमियत जताने के लिए, क्योंकि उनको ये कॉम्प्लेक्स है कि मुझे इमरान खान साहब से ज़्यादा मकबूल होना चाहिए था, मेरा जो स्टैचर है वो इमरान खान साहब से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था। इस वजह से उन्होंने इस बदनीयती का मुजाहरा भी किया। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब ये अल्फाज बोले कि जब पंजाब में इलेक्शन का फैसला दिया गया तो इलेक्शन नहीं करवाए गए, केपी में इलेक्शन का फैसला दिया गया नहीं करवाए गए, तो जस्टिस फायज ईसा फिर भड़क उठे, कहते देखें जी मैंने जो जिस बेंच की मैंने सरबराही की उसने 12 दिन में इलेक्शन का फैसला दे दिया, आपने कोई 12 दिन के अंदर इलेक्शन का फैसला नहीं दिया। आइन के तहत 60 दिन में, और जो इन्होंने बदनीयती के तहत असेंबली एक दिन पहले तोड़ी थी या उसको तहलील किया था, उसके तहत नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए। आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजबाज की कि फरवरी में जाके इलेक्शन करवाया जाए ताकि तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए वक्त मिल जाए। तो हर तरीके से ये जो एक समात हुई है, इमरान खान साहब इसके अंदर विनर रहे हैं, और हर तरीके से जस्टिस फायज ईसा जो है, सारी तनकीद जस्टिस फायज ईसा और एस्टैब्लिशमेंट पर ही होती रही है। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।